नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिनका समाज से सरोकार तो रहता ही है, साथ ही संवैधानिक पदों पर रहते हुए समाज को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है महिला सुरक्षा मध्य प्रदेश पुलिस की पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती हिमानी खन्ना। तो आज हम उनसे जानेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर उनके विभाग द्वारा क्या क्या पहल की जा रही है और साथ ही महिलाओं के साथ जो हो रहे क्राइम से उनसे कैसे बचा जा सकता है, उस पर आज हम सलाह मशवरा करेंगे। तो नमस्कार हिमानी मैडम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ कि आप कई महत्वपूर्ण पदों पर, आप कई जगहों पर आपने अपनी सेवाएँ दी है। तो जो आपका अभी तक का जो सफ़र रहा है पुलिस विभाग में, तो उसमें से ऐसा कौन-सा अनुभव आप हमसे साझा करना चाहेंगे कि जो बहुत चुनौतीपूर्ण था और उसको करने में भी आपको बहुत मज़ा आया और उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी और लोगों की मदद भी की? इस बारे में मैं जानना चाहूँगी। मेरा सेवा काल तो जो है वो 34 वर्ष का सेवा काल हो गया है। जी। मैंने पुलिस अधीक्षक के पद पर मैं भर्ती हुई और आज मैं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर हूँ। इस दौरान लगभग हर तरह के हमने क्षेत्र में काम किया, चाहे वो राजगढ़ से जब शुरुआत हुई तो उज्जैन की प्रोबेशनर रही हूँ, तो उज्जैन का कार्यकाल रहा हो, या फिर राजगढ़ रोड रॉबरी और उसके जाना माना नाम था उसमें काम किया हो, या रायपुर में सीएसपी रही या बस्तर में रही। तो हाँ, टोटल ये मैं कहना के मतलब ये कि मैंने हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। श्योपुर के एंटी डकैती एरिया में भी काम किया। जी। हर जगह की चुनौती जो अलग-अलग थी, कहीं पे सांप्रदायिक था तो कहीं कंजर वगैरह जैसी समस्याएं थी, तो कहीं डकैती प्रॉब्लम थी, तो कहीं नक्सलाइट प्रॉब्लम थी। हर तरह की प्रॉब्लम को देखा है और उनका सामना किया है। जी। और हर जगह का काम जो था वो चुनौतीपूर्ण ही था, तो मैं इसको एक दायरे में नहीं बांध सकती कि जी। कहाँ का काम बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हर जगह चुनौतियाँ तो मिली ही हैं। महिला सुरक्षा में पुलिस महानिरीक्षक के एक महत्वपूर्ण पद पर है और आपके पास बहुत अहम जिम्मेदारी है। तो महिलाएं सुरक्षित रहें और उन्हें जागरूक करना, ये दोनों ही काम सर्वोपरि है आपके विभाग के लिए। तो इसको लेकर आप किस तरीके की तैयारियां आपकी चल रही है और किस तरीके के पहल आप कर रहे हैं? बेसिकली देखा जाए तो अगर महिला जागरूक है तो बहुत हद तक सुरक्षित भी है। हम्म। और एक जो समाज का पैटर्न रहा है, समाज का एक जो ताना बाना है, उसमें हम महिलाओं को जो दर्जा मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो अभी भी हम देखते हैं कि कम है। हम्म। परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं। जब हम नौकरी में आए थे और हम आज की परिस्थितियाँ देखते हैं तो परिस्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन अभी हम बहुत दूर हैं। अभी भी जी। हम जब हम देखते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं या उनके विरुद्ध जो माहौल है, वो हम्म। भी अभी भी हम उसको अनुकूल माहौल नहीं कह सकते हैं। हम्म। और इसीलिए हमारा प्रयास ये है कि महिलाओं को सुरक्षित स्थान मिले, सुरक्षित माहौल मिले, ताकि वो अच्छे से अच्छे उनका उनका जो विकास है, जो उनका डेवलपमेंट है, चाहे वो आर्थिक डेवलपमेंट है, चाहे सामाजिक विकास हो उनका, वो सब हो सके। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। जी। जी। सुरक्षित माहौल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको जागरूक करें। हम्म। लेकिन क्या क्या केवल लड़कियों को या महिलाओं को जागरूक जागरूक करने से ही माहौल सुरक्षित होगा? हम्म। तो मेरा मानना है कि नहीं, हमें पुरुषों को भी जागरूक करना पड़ेगा और उनके अंदर से जो उनकी मानसिकता है उसमें बदलाव लाना बहुत आवश्यक है। जी। हमारे ब्रांच से लगातार महिलाओं को जागरूक करने के कार्यक्रम तो चला ही जा रहा है, लेकिन एडीजी हमारी स्पेशल डीजी जो है प्रज्ञा ऋचा मैम, उनका एक पहल है कि हम पुरुषों को भी और लड़कों को भी जागरूक करें। और इसी तारतम्य में मैं भी अभिमन्यु कार्यक्रम शुरू किया था, और जी। अभी फिलहाल वो 3 तारीख से और 12 तारीख से वो हम अब मैं भी अभिमन्यु कार्यक्रम का पखवाड़ा मना रहे हैं। हम्म। और इसमें हमारा विशेष उद्देश्य ये कि महिलाओं को, लड़कियों को तो जागरूक करना ही है, हम्म। साथ में हम पुरुषों को भी जागरूक करें कि वो कैसे महिलाओं का सम्मान करें। हमारा जो टैग लाइन भी है वही है, हम्म। मैं भी अभिमन्यु, समानता, स्वाभिमान और सहयोग। तो हम ये चाहते हैं कि पुरुष हर जगह उसको का सम्मान करे, समानता रखे और उनके साथ में उनका
सहयोग करें। मैं भी अभिमन्यु, जो ये एक आपका टैगलाइन भी है और आप ये जो अभियान चला रहे हैं, तो इसमें जो है जो सामान्य जन है वो कैसे जुड़े? उसके लिए आप क्या कर हमने रहे हैं? इसमें सामान्य जन को हमने इसमें कोशिश करी है कि जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो किसी क्षेत्र में काम कर रही हैं, हमने उनको भी जोड़ा है। और हर जिले में पुलिस के द्वारा तो कार्यक्रम चलाए ही जा रहे हैं, साथ में जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको जोड़ के उनके द्वारा भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेजेस हैं और सार्वजनिक स्थान हैं जहाँ पर कि कोई भी कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जाके और इस तरह की नुक्कड़ नाटक हैं, कुछ मूवीज़ बनाई हुई हैं, वो मूवीज़ को हम लोग उनको चला रहे हैं ताकि लोगों के अंदर ये जागृति पैदा हो। पोस्टर्स छपाए हैं, पैम्पलेट छपाए हैं और उनका वितरण कर रहे हैं। और इसमें हमको सामाजिक संस्थाओं से बहुत ज़्यादा अच्छा सहयोग मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि महिला को सुरक्षा देने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? महिला को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको माहौल सुरक्षित दिया। जब वो बाहर निकले तो उसको लगे कि हम सुरक्षित हैं। और उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो समाज की भी है कि उसको माहौल सुरक्षित दिया जाए। पुलिस की भी भूमिका है क्योंकि हर जगह हम ये नहीं मान सकते कि पुलिस की पहुंच होगी, लेकिन समाज की पहुंच तो हर जगह है। जी। और समाज के दायित्व भी है कि साथ में पुलिस के साथ में कि उस महिला को सुरक्षित माहौल दें और सुरक्षित महसूस कराएं। वो बहुत बड़ी जरूरत है। आज छोटी सी बच्ची भी है तो स्कूल जाती है तो उसको एक सुरक्षित माहौल मिले, ऐसा उसका पेरेंट्स सोचते हैं। और अगर उसको सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा, उसका जो स्वाभाविक विकास है वो रुक जाएगा। पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पेरेंटिंग बहुत अच्छी होती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो निश्चित रूप से समाज में जागरूकता बढ़ेगी और समाज में इस तरीके की जो घटनाएं होती है, अप्रिय घटनाएं होती है, वो नहीं होगी। हाँ, सीखता है। अगर हम घर में ही मम्मी का, माँ का, बहन का, जो भी बुजुर्ग हैं उनका हम सम्मान करना सिखाते हैं, हम सिखाते हैं कि वो संवेदनशील होएं चीज़ों के बारे में, तो हम समझ सकते हैं कि वो जो एक बच्चा है जो वो बड़ा होगा वो संवेदनशील इंसान होके बनेगा। जो इस बार की मूवीज बनी है उसका भी थीम यही है कि हमने परिवार का क्या क्या वैल्यूज दिखाए हैं। हमने किस तरह से महिलाएं के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो उनको उनका विरोध करना चाहिए, उनकी रिपोर्ट करना चाहिए। तो यही हम लोगों ने इसमें दिखाने की कोशिश करी है। तो क्या वाकई आपको लगता है कि समाज में जागरूकता बढ़ी है? ऐसा लगता है आपको? हाँ, जागरूकता तो बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत छोटी-छोटी जगह जहाँ पर हम लोग शुरू में जब पोस्टिंग होती थी तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ की लड़कियाँ या बच्चियाँ बहुत अच्छा करेंगी, पढ़ने बाहर निकलेंगी। लेकिन आज जब जाते हैं तो वहाँ की बच्चियाँ बहुत पढ़ी लिखी निकलती हैं, नौकरियों में जा रही हैं। और लोगों में ये सोच भी बदलना शुरू हुई है कि नहीं, लड़कियां घर में रहेंगी, लड़कियां घर का काम करेंगी या उनकी जल्दी शादी हो जाएगी। तो सोच में अंतर आया है, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है। उतना नहीं, 100% नहीं कह सकते। 100 तो बहुत नहीं, अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बहुत आगे बढ़े हैं। अभी भी छोटी जगहों में बहुत ज्यादा गुंजाइश है चेंज की। लेकिन ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, प्रयास है और लोग जागरूक होने की दिशा में काम करना शुरू कर दिए हैं। निश्चित रूप से रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। सुरक्षा को लेकर क्या जागरूकता बढ़ी? किस तरीके के लोग प्रयास करते हैं? आप लोग तो करते ही हैं, लेकिन समाज में जो सुरक्षा को लेकर काम किए जाने चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए। हम ये बोल सकते हैं कि महिलाओं में भी बड़ी है, पेरेंट्स में भी बड़ी है कि अब ये नहीं होता है कि अगर बच्ची आके ये शिकायत करती है कि किसी लड़के ने छेड़ा है तो माँ बाप ये नहीं कहते कि तुम्हारी गलती होगी, जो अमूमन पहले एक टैगलाइन हो जाती थी कि तुम्हारी गलती होगी। या ये नहीं कहते, ये भी अब कहना कम हो गया है कि कोई मतलब नहीं रखो, अपना काम करो, अपनी पढ़ाई या घर बैठा दें इस कारण। ये सब चीजें कम हुई हैं। और अगर कुछ किसी के साथ कुछ होता है तो कम से कम रिपोर्ट करने सामने आने लग गए हैं लोग। अब ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा। जो ये चीज आई है वो अच्छी आई है कि लोग अब चुप नहीं बैठते हैं। तो मैम, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम और जानेंगे आपसे कि किस तरीके के और प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं के सुरक्षा को लेकर।
Matrix exclusive. ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं गुनगुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, ये जैसे अल्हड़ चले तीस मिलकर। तो मैम, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। Thank और अब मैं जानना चाहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो बहुत काम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी कोई क्राइम होता है और किस तरीके से सूचना दी जाती है, मतलब किन संसाधनों का यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे कोई ऐप होता है, ऐप के थ्रू, या हम कहें कि हेल्पलाइन जो टोल फ्री नंबर जो होता है आपका, उसके थ्रू, किन चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए? एक्चुअली महिला की शिकायत के लिए एफआईआर तो है ही, एफआईआर आके कर सकती हैं। इसके अलावा शिकायत कर सकती हैं हमारा ई कॉप, हमारा एमपी कॉप एक पोर्टल है, उसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। और हमारे यहाँ मेल कर सकती हैं, सभी सारे ऑफिसर्स के मेल रहते हैं, सरकारी मेल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई महिला शिकायत करना चाहती है तो उसकी आइडेंटिटी को बिना पब्लिक किए भी वो अपनी शिकायत को दर्ज करा मतलब सकती उसकी है, आइडेंटिटी को छुपाया जा सकता छुपाया है। जाता है। और वैसे भी जब भी महिला के साथ में कोई हरकत होती है या बच्चों के साथ में होती है तो उनकी आइडेंटिटी को कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो महिलाओं को शिकायत करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। साथ ही में अभी एक जो है शून्य पर जुर्म कायम किया जाता है, तो उसको कैसे, मतलब कई बार क्या होता है कि क्राइम किसी और जगह पे हुआ, जो जिनके साथ हुआ है वो कहीं और के है, एरिया बदल जाता है, तो ऐसे में अगर वो एकदम से किसी थाने में जाते अपनी शिकायत करनी हो, तो क्या वो जुर्म शून्य पर जुर्म कायम जो नए कानून आया है उसके नए प्रावधान है कि अगर किसी के साथ में कोई घटना होती है और वो अब जिस जगह घटना हुई उससे दूर आ चुका है, तो वो नज़दीक के थाने में जाके अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकता है और वो एफआईआर शून्य पे कायम होगी और फिर वो जो मेन घटना स्थल होगा वहाँ पे पहुँचा दी जाएगी। कि एक नया आप लोग क्या अभियान भी चला था कि महिला डेस्क सारे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग एरियाज में बनाए गए, तो इन पर कैसे काम किया जा रहा है? हर बड़े जिलों में महिला थाने का प्रावधान है, लेकिन चूंकि हर महिला थाने पे नहीं पहुंच सकती है, तो वो जो संबंधित थाना जहाँ वो रहने वाली है या जहाँ उसका नज़दीकी थाना है वहाँ जाके वो अपनी रिपोर्ट करा सकती है। और प्रावधान है कि महिलाओं की अगर रिपोर्ट है महिला संबंधी अपराधों की, तो उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी जो है वो उनकी रिपोर्ट लेंगी, उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगी। साथ ही हर थाने में महिला डेस्क बने हुए हैं। महिला डेस्क की जवाबदारी महिला अधिकारियों को ही दी गई है। महिला डेस्क के साथ में ज़्यादातर थानों में महिला डेस्क के लिए एक सेपरेट स्थान दिया गया है,
उस जगह पे महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया गया है। वहाँ पे वो आके रेस्ट कर सकती हैं, अपनी सुनवाई कर सकती होती है उनकी, और वहाँ ही उनके लिए अलग से टॉयलेट वगैरह सबकी व्यवस्था रहती है, ताकि वो जी। अपनी तरह को वहाँ जाके अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित करें। और कोशिश ये भी जारी है कि अगर इस तरह की महिलाएं कोई आती हैं और उनको रोजगार की ज़रूरत हो, तो हम संबंधित जो आजीविका मिशन वगैरह हैं हम लोग उनके पास में उनको भेज रहे हैं, ताकि अगर उनको रोजगार भी उपलब्ध किया जा सके। आजकल जो क्राइम्स ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, उसमें अगर देखा जाए तो एक साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। इसी जुलाई में मैंने सियोल में एक यूएन वुमेन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, जो कि स्पेशली इसीलिए थी कि जो महिलाओं के साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनके लिए क्या नीति बनाई जाए, उनके लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं ताकि उनको किया जाए। तो ये जो चीज़ है वो बाउंड्रीज तोड़ चुकी है, और पूरा वर्ल्ड जो है वो पूरी दुनिया के जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं या जो महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था है, वो इस जी। चीज़ के लिए बहुत ही चिंतित हैं, हम्म। और ये एक बहुत बड़ा विषय है। मेरा सबसे ज़्यादा कहना यही होता है कि अगर आपके साथ में कोई भी ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है या कुछ भी होता है, तो आप सबसे पहले जाके पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, बिना ये डरे कि मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे या समाज में क्या होगा, कुछ नहीं। आप पहले रिपोर्ट करिए, क्योंकि आप अगर जरा सा भी आप चुप रह गए, आपकी वो समस्या बड़ी हो जाएगी। जी। दूसरी बात ये है कि बार बार ये बात समझाई जाती है कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपने सोशल मीडिया से दूर रखें, क्योंकि वही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो कहीं से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है और फिर वो क्राइम का कारण बन जाती है। आजकल एक नया चीज चली हुई, डिजिटल अरेस्ट। बार बार हर फोरम पे ये बताया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं होता है। आप इस चीज को मान के चलिए कि कहीं कोई कानून डिजिटल अरेस्ट को मान्य नहीं करता है। तो डिजिटल अरेस्ट बोला किसको जाता है? ये मतलब जानना बहुत जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट मतलब आपको ये कह दिया गया कि आप 5-7 लोग बैठे हैं पुलिस में कि उसमें, और आपको बोला जा रहा है कि आप अरेस्ट हो गए हो, और आप केवल वो सामने दिख रहे हैं और आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपके ऊपर मानसिक दबाव बना दिया और आपको लग रहा है कि मैं अरेस्ट हो चुका हूँ। आपने ये सब गलत काम किया है। हाँ, आप कुछ नहीं है वो, आपको वो ऑनलाइन आपको थ्रेट कर रहे हैं, आपको साइकोलॉजिकल इतना उन्होंने थ्रेट कर दिया है कि आपको लग रहा है कि आप वाकई अरेस्ट हो चुके हैं, और उसमें वो और उसमें गलत काम कर देते हैं। आप उसमें आपको पैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप लगातार कर रहे हो। तो ये कोई भी ऐसी अरेस्ट नहीं होती है। अगर पुलिस को अपना कोई काम करना होगा तो आपके घर आएगी, आपके घर आके आपको। बिल्कुल, तो इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। किसी ने भी फोन पर अगर आपसे कुछ कहा है कि आपके साथ कुछ उल्टा हुआ है या आपका बेटा कहीं अरेस्ट हो गया है, कुछ या भी आपके इसमें तो हमारे साथ भी हो चुका कि हमारे बेटे के नाम से हम लोगों को फोन किया गया, लेकिन चूंकि हमको मालूम था कि कुछ नहीं है ऐसा, तो आप उनके झांसे में नहीं आए। ऐसा सब तो लोगों इस तरह से रोज का काम है ये, तो आप इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाना चाहिए। और अगर आपके साथ में किसी ने आपको ब्लैकमेल करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपकी फोटो को मॉर्फिंग की है या आपकी फोटो कहीं से उठाई है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत पुलिस में आइए और अपनी कंप्लेंट करिए, और पुलिस में भी आने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में बहुत सारे पोर्टल्स हैं हमारे पास में, बहुत सारे NCRB के पोर्टल हैं जिन पे जाके आप अपनी शिकायत को दर्ज करा दें। जी। महिला सुरक्षा को लेके प्रशिक्षण एक को करिकुलर एक्टिविटी के तौर पर अगर चालू किया जाए तो शायद जो गर्ल्स हैं उनमें भी एक ये भावना है कि हाँ, हमारे साथ अगर कुछ होता है तो हमें सबसे पहले क्या स्टेप उठाना चाहिए। इसके लिए कोई ट्रेनिंग या कुछ स्कूल और कॉलेजेस दोनों में विभाग द्वारा लगातार काउंसलिंग की जाती है, लगातार ट्रेनिंग्स चलती हैं, सेमिनार आयोजन किए जा रहे हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास रूट पे पहुंच के बच्चों को, महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कों को इस बात बताएं कि अगर उनके साथ में कभी कोई घटना होती है तो उसको कैसे उनका रिस्पांस करना, उनको कैसे उनका वो करना। लगातार हमारे प्रयास किया जा रहा है। कई जगह अगर हम कॉलेजेस स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जा रही है, जूडो वगैरह सिखाया जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग कोशिश रहती है कि हमारे अधिकारी वो जाके और उनको एक प्रयास प्रशिक्षित करें। महिलाएं
जाने अनजाने में ऐसी कौन सी गलती कर बैठती है कि उनके साथ कुछ ना कुछ क्राइम हो जाता है? ज़्यादातर ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं? किशोरावस्था जो एक एज होती है जिसमें कि हमको सही गलत इतना समझ नहीं आता है, तो हम दुनिया उतनी देखी नहीं होती, तो हर चीज़ अच्छी अच्छी लगती है। जी। तो अगर हम उस समय किसी के ऐसे बहकावे में आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें अपने पेरेंट्स को या अपनी फ्रेंड्स को या अपनी टीचर्स को अपनी बात ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि हमारी गलती वहीं से शुरू होती है और हम एक बड़े क्राइम को जन्म दे देते हैं। चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, चाहे वो घरेलू हिंसा में हो, चाहे आपकी किसी चीज़ में हो, चाहे आपके हम छेड़छाड़ी के बारे में लें, या तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं, तो बहुत कभी-कभी बड़े क्राइम का रूप ले लेती है। जी, जी। तो मैम आपसे बहुत सी हमने बातों पे सलाह-मशवरा किया कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की जानी चाहिए और किस तरीके से जो क्राइम हो सकते हैं महिलाओं से, जो उनको कैसे रोका जा सकता है। आपसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप भी आईपीएस ऑफ़िसर हैं, आपके बेटर हाल्फ भी आईपीएस ऑफ़िसर रहे हैं। तो दोनों ही आईपीएस ऑफ़िसर जब रहे तो कैसे कोऑर्डिनेशन रहा? दोनों अलग-अलग फ़ील्ड्स में रहे हो, कैसे आपने परिवार को सँभाला? बड़ा ही चैलेंजिंग होगा ये भी आपके सेवा के साथ-साथ। ऐसा तो कुछ नहीं कि हम दोनों चूँकि एक ही जॉब में रहे, तो एक दूसरे की जो चीज़ें थी, परेशानियाँ थी, एक दूसरे की जो नौकरी की या जो डिमांड होती थी, वो हम दोनों को मालूम थी। इसलिए इसमें तो कभी हम लोगों का दिक्कत नहीं आई। और परिवार में भी ये रहा कि दोनों ने बराबरी का किया। अगर बच्चा सो के उठा है तो एक ने नहलाया तो दूसरे ने टिफ़िन बनाया। जी। क्या आप हमारे दर्शकों को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या सलाह देना चाहेंगे कि जिससे कि वो सबसे पहले अगर उनके साथ कभी कोई घटना घटित होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? मेरा महिलाओं से यही कहना होता है कि सजग रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप अपने आसपास के माहौल को पहचानिए, क्योंकि क्राइम जब भी होता है तो आसपास कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे आपको आभास हो जाता है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला। कहते हैं महिलाओं की छठी इंद्री बहुत जागरूक होती है, तो आप अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है तो आप तुरंत सजग होइए और जो भी है उसकी रिपोर्ट करिए। आपके पास में जो भी नज़दीक में थाना है या हेल्पलाइन नंबर है, आप उन पे अपना शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आप थाने में जाके महिला डेस्क है, वहाँ पे महिला डेस्क पे जाके संपर्क कर सकती हैं, तो वो आपको पूरी कानूनी सलाह भी दे सकते हैं कि आपके साथ में क्या है। आज की तारीख में बहुत सारे एनजीओज़ भी हैं, जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, वो भी काम कर रही हैं इस दिशा में। अगर आप सीधे पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हैं, तो उन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से पुलिस के पास में भी आ सकती हैं। तो सीधी-सी बात है कि मेरा 2 ही शब्द में कहना रहता है कि सजग रहें, सुरक्षित रहें। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बताई और उस पर हमने बहुत सा विचार विमर्श किया। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर हम सजग हैं और जागरूक हैं तभी हम सुरक्षित हैं। तो इस बात को ध्यान रखें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।